अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्यों ज्यों आईपीपीज़ की रियलिटी सामने आ रही है तो नए नए इंकशाफ हो रहे हैं। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं कि भाई भाई को कत्ल करने लग गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। तो वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त आप तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आपको याद है पिछले दिनों हमारे साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब ने आईपीपीज़ के मुतल्लिक बड़े बड़े इंकशाफ किए और इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि बिजली की कीमतें जो पाकिस्तान में आसमान को छू रही हैं। और अब किसी हद तक कह सकते हैं कि एक ख़ास तबका जो पाकिस्तान का वो बिजली के बिल अदा करने से कासर है। मैं अपने गाँव के अंदर समटाइम कभी घर से बाहर निकलता हूँ तो अक्सर लोग जो हैं यकीन करें यही शिकायत कर रहे होते हैं, यार हमारी कोई हेल्प कर दें, बिजली का बिल अदा करना है। तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो भी बेचारे अब हुकूमत की पॉलिसी की वजह से यहाँ तक आ गए हैं कि उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। अब जो रीसेंट रिपोर्ट या रीसेंट इंकशाफ सामने आ रहे हैं आईपीपीज़ के बारे में, उसमें एक बात आप देखें कि अभी एफपीसीसीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि एक आईपीपी जो 50 अरब में लगा उसको अब तक हम 400 अरब रुपया पे कर चुके हैं। तो आप देखें ये कितना खासा मुनाफा बख्श कारोबार आईपीपीज़ ने किया पाकिस्तान के अंदर। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 52% आईपीपीज़ हुकूमत के हैं और 20% आईपीपीज़ चाइना के हैं। उस रिपोर्ट में ये भी बताया कि किस किस दौर में ये मुआहदे हुए और किन किन शराइत पर मुआहदे किए गए और किन लोगों ने इन मुआहदों के ऊपर साइन किए। इस रिपोर्ट को मजीद गौर से देखें तो आपको पता चलेगा जो आईपीपीज़ को कैपेसिटी चार्जेस की बाद में पेमेंट्स हो रही हैं हमारे वो डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। तो आप देखें कि हम वो जो पहले 28 खानदान थे 70s में, अगर आपको याद हो, तो अब बढ़ के उनकी तादाद 40 हो गई है। तो उन खानदानों को खुश करने के लिए हम किस हद तक जा रहे हैं कि वो लोगों का खून निचोड़ के अपनी जेबों में डाल रहे हैं। ये भी हम पिछले वीला के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि आईपीपीज़ को एक साल में 1095 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 52% आईपीपीज़ हुकूमत के हैं और 20% चाइना के हैं। तो फिर देख लें कि बिजली कीमतों में जो डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, ये भी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो परसेंटेज मैंने आपको बताई उससे एक आम आदमी जो उसको भी समझ आ जाएगी कि आखिर पैसा या पैसे का बड़ा पोर्शन जो किसकी जेब में जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन हैं, अगर उनके लिए फी यूनिट 7.74 रुपये कीमत बरकरार रहेगी तो 2 सालों के अंदर सार्फिन के ऊपर 200 अरब का अजाफी बोझ पड़ेगा। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से आईपीपीज़ हैं और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको पेमेंट जो है कैपेसिटी चार्जेस के मद में वो क्या की जा रही है। फॉर एग्जांपल केपी हुकूमत की मलकियत में मालाकंड 3 बिजली घर 40% कैपेसिटी पर चला, लेकिन इसने 100% जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से 20 करोड़ चार्ज किए। 40% काम किया है, 60% अभी काम करना बाकी है, लेकिन पेमेंट जो है उन्होंने 100% की वसूल कर ली है। पंजाब हुकूमत की मलकियत में कायदे आजम थर्मल बिजली घर जो 42% चला, लेकिन उसने 42% चलने के एवज 11 अरब 52 करोड़ रुपए वसूल किए। पंजाब थर्मल पावर कंपनी जो बिल्कुल चली नहीं, बंद पड़ी हुई है, उसके बिजली घर को बगैर किसी यूनिट के एवज 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए गए। पंजाब का कायदम सोलर बिजली घर जो है वो 16.3% चला और इसके एवज 2 अरब 41 करोड़ रुपए उन्होंने वसूल किए हैं। वफाकी हुकूमत की 3 जिनकोस सिर्फ 5.8% चलकर 5 अरब 95 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस में लिए गए। झंग और बिल्लो की RLNG बिजली घर 72% चले, लेकिन 15 अरब 73 करोड़ रुपए की वसूलियां की गई। इसी तरह चश्मा न्यूक्लियर के 4 यूनिट्स 80% कैपेसिटी पर चले, उन्होंने 37 अरब 33 करोड़ रुपए वसूल किए। कैनब को सबसे ज्यादा 64 अरब 23 करोड़ रुपए अदा किए गए। अब सवाल ये है, आप जब पैसे उनको 100% चलने पे दे रहे हैं तो ये जो बंद यूनिट थे या बंद बिजली घर थे, इनको बगैर किसी काम 10 अरब रुपया और 64 करोड़ अदा करने की क्या जरूरत है। तो जब आपको पता है कि हम इनको फुल कैपेसिटी के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो इनको चला लेते, बिजली पैदा कर लेते,
चलो कम से कम लोड शेडिंग तो खत्म हो जाती। जो बंदा कह सकता है कि ठीक है भाई बिजली महंगी थी लेकिन मुल्क में लोड शेडिंग का इश्यू भी था, तो एटलीस्ट हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। तो बिजली जो ठीक है महंगी हो ही रही है, अब बिजली महंगी भी हो रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, मुल्क के अंदर से महंगी बिजली की वजह से आपकी सनतें बंद हो रही हैं और पैदावार भी ज़ाहिर सी बात कम हो रही है। तो ये कौन सी साइंस है इतनी मुश्किल कि जो आपको समझ नहीं आ रही। दुनिया में दो ही तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के, प्रोडक्शन कम कर दो, उसको महंगा कर दो, प्रॉफिट में आ जाएंगे, या आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करो, कीमत थोड़ी सी कम कर दो, तो उससे भी सेल जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, कौन से साइंसदान हैं जो इनको बता रहे हैं। तो पैसा भी हमारे हाथ से चला गया, बिजली महंगी हो गई बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री हमारी बंद होने के करीब पड़ी हुई है, बल्कि बंद हो चुकी है, आखिरी जारी वाली रिक्शियाँ ले रही है, और लोड शेडिंग स्टिल वहीं की वहीं खड़ी हुई है, और आपके ऊपर सैकड़ों डेट जो है वो भी डे बाई डे चढ़ता जा रहा है। तो है ना सारी हैरानगी वाली बात। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये जो सारी सिचुएशन है इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये आईपीपीज जो हैं, मेरे ख्याल में इनका बुनियादी रोल है मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचाने का। आप ये देखें कि वो जो आपसे मैंने कहा कि 28 से बढ़ के खानदान जो मुल्क को लूट रहे हैं वो 40 हो गए हैं, उनका पेट भरने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं कि 10 रुपये यूनिट वाली बिजली को 60 रुपये में फरोख्त करके 24 करोड़ आवाम का दलिया बना रहे हैं। आप दलिया समझते हैं ना आप, एक दिवालिया होता है, तो इसको हम यूं कह सकते हैं दलिया और दिवालिया दोनों बना रहे हैं। और अब जनाब बात यहाँ तक आ गई है कि गुजरात में एक वाकया हुआ, प्रिंस रोड पर बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर। अब बताएं ये इस तरह का जो सोशल लॉस हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आईपीपी इसके जिम्मेदार हैं? क्या वो लोग जिन्होंने ये मुआहदा किया और फ्यूचर विजन को सामने रखे बगैर सिग्नेचर कर दिए वो जिम्मेदार है? या उसके बाद आने वाली हुकूमतें जिन्होंने इस तरह के मुआहदे के ऊपर टाइम ही नहीं निकाला कि हम मुआहदों को देखें, उनके टर्म्स एंड कंडीशन देखें कि आया कि इनको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या ये गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? और ये इस तरह का लॉस है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में जब से ये मुआहदे होना शुरू हुए और अब तक सारे हुक्मरानों के कंधों पर आती है। एक बात यह कि हम तो इखलाकी तौर पे गड्ढे में गिर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी बात हो वो दूसरे पर डाल दें, वो तीसरे पर डाल देगा, वो चौथे पर डाल देगा, वो कहेगा कि 75 साल से ऐसे हो रहा है, कोई कहे 30 साल से ऐसे हो रहा है, कोई कहे 35 साल से ऐसे हो रहा है। तो कोई बंदा इखलाकी तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो इस तरह के लॉस की जिम्मेदारी ले सके। तो जनाब अब गवर्नमेंट को शायद होश आया है, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि फर्नेस ऑयल के ऊपर जितने पावर प्लांट्स थे उनको खत्म कर दो, उनको रिटायर करके तो उनको खत्म करें ताकि बिजली के जो निर्ख हैं उसमें कमी लाई जा सके। अब उसमें देखा यह जा रहा है कि 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगने वाले तमाम महंगे पावर प्लांट्स का जायजा लिया जा रहा है और फैसला यही किया जा रहा है, तो की जा रही है कि पावर प्लांट्स को बंद कर दें, क्योंकि उनको बंद करने से बिजली के जो निर्ख हैं उनकी कीमतों में कमी लाई जा सके। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान जो है सोलराइजेशन सिस्टम अगर अडॉप्ट करता है तो आपके डैम्स जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके 80% सिर्फ ये सोलर नदी जो है वो बिजली पैदा कर सकता है। तो कोशिश करें कि लोगों को एजुकेट करें रिगार्डिंग सोलराइजेशन, और इसकी जो पहली सीढ़ी है या पहला स्टेप गवर्नमेंट उठाए। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हाउस जो है उसको पूरे के पूरे को सोलर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट करे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को कन्वर्ट करे, पार्लियामेंट हाउस को कन्वर्ट करे, फिर जो जितने सीएम हैं आपके पाकिस्तान के अंदर वो अपने ऑफिस जो हैं उनको कन्वर्ट करें सोलर सिस्टम के ऊपर, फिर जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हाउसेज हैं उनको भी किया जाए, ताकि लोगों को समझ आए कि वाकई ये काम फ़ायदेमंद है और हमारे लीडरान जो हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, तो हमें भी इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, तब बात बनेगी। बजाय इसके कि आप सोलर सिस्टम के ऊपर लोगों को एजुकेट करें, आप कभी ग्रास मीटरिंग जो है उसका शोषा छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर, कभी नेट मीटरिंग जो उसका शोषा छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर, और फिर जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन मार्केट में फैलाई जाती है लोग उस चीज़ से कंफ्यूज होकर उस तरफ प्रॉपर सोलर सिस्टम की तरफ नहीं जा पा रहे। और कोशिश करें कि इसको जितना सस्ता किया जा सके, जैसे 50 अरब की सब्सिडी दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा भी किया उन्होंने, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि 50 अरब जो सब्सिडी जो दी थी लोगों को आपने, आप वो सब्सिडी जो है बजाय कि बिजली के बिल की फॉर्म में आप हर घर में उस घर की कैपेसिटी के मुताबिक सोलर सिस्टम लगवा देते, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था?
लेकिन बात ये है कि ये जो चीज़ें कौन बताए, कौन करे, क्योंकि हम जैसे निकम्मे लोग जो हैं वो हमारी तो इतनी पहुँच नहीं है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। तो जो लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह बाहर की यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, उनको चाहिए कम से कम वही काम की बात बता दें। मैं समझ रहा हूँ कि हर बंदा आ रही है अपने काम से और सिर्फ कोशिश की जा रही है कि लूटो। जैसे अभी पीछे दिनों एक ये भी खबर आई है कि जो टैक्स कलेक्शन है, उसके अंदर भी 800 अरब का फ्रॉड जो है उसका इंकशाफ पाया गया है। तो जब इस तरह से देखें, कभी एक वक्त था ये फ्रॉड लाखों में होते थे, फिर करोड़ों में, अब अरबों में चले गए हैं। अब आने वाले वक्त में यही चीज़ जो है वो खरबों में चली जाएगी। हाँ, ये भी करप्शन जो है इसमें भी ग्रोथ हुई है, बजाय एक दूसरे सेक्टर जो हैं उनको देखा जाए। अब जो मेरे एस्टिमेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 50 अरब की जो सब्सिडी दी थी आपने, उसको अगर हम सोलर सिस्टम लोगों को घरों में देते तो करीबन 1 लाख सार्फ जो था वो इससे मुस्तफीद हो सकता था। तो अगर 1 लाख सार्फ जो है वो अपने घर में सोलर सिस्टम लगा देता या गवर्नमेंट लगवा देती, तो आप उनके साथ भी निगोशिएट कर सकते। ठीक है, जो आपकी जरूरत की बिजली है उससे ऊपर जो बिजली होगी वो हम अपने नेशनल ग्रिड में शामिल करेंगे। तो देखिए कि इससे कितना ज़्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन हम बस सब्सिडी देके और फिर कुछ और अरब हमने खर्च किए एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आप देखें उस पैसे का कोई फायदा आपको हुआ। लेकिन अगर वही 50 अरब जो है वो 1 लाख सार्फिन को आप सोलर सिस्टम लगा देते, तो ये फायदा मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म होना था। लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात है। हमारी मालूमात का ये आलम है कि, और दूसरी तरफ वज़ीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि 2024 में जो टैक्स वसूलियों का हदफ है उसके अंदर 30% इजाफा किया जाएगा। तो आप देखेंगे जब टैक्स में इजाफा होगा, महंगाई में इजाफा होगा, अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। अब हुआ क्या है, इस बजट में जितने टैक्सेस आपने लगाए प्रोड्यूसर के ऊपर, सिंपली उन्होंने कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। तो बात करने का मतलब है कि अल्टीमेट जो इफेक्ट पड़ेगा वो एंड यूजर जो है उसके ऊपर पड़ेगा। साथ साथ देखना ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई में कमी हुई है, क्योंकि इनके मुताबिक जो मेरे पास सोर्स है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 12.6% इन्फ्लेशन है। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुल्की ज़खायर है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो गैर मुल्की तरसीलात ज़र हैं जिनको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं उसमें 7.7% इजाफा हुआ है। और देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि 2023 के मुकाबले में 2024 के अंदर जो टैक्स वसूली है उसमें 30% इजाफा हुआ है। अब पता नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमने फिच को जो ब्रीफिंग दी उसमें हमने बताया है कि पाकिस्तान के मुआशी इशारे जो बेहतर हुए हैं। मुआशी इशारियों में मेरे जिक्र उन्होंने इसी चीज़ का किया, इन्फ्लेशन का, और साथ उन्होंने कहा जी मुल्की ज़खायर जो है उसमें इजाफा हुआ है। अब अगर कर्ज को भी आप मुल्की ज़खायर के अंदर या फॉरेन रिजर्व के अंदर शामिल कर लेंगे तो वो फिर आपकी अपनी वो अकल है। हम तो यही सुनते थे, आप जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपकी अर्निंग जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो स्पेंडिंग उससे ज़्यादा है तो हम कहते थे जी आप फॉरेन रिजर्व जो है आपकी उसमें इजाफा हो रहा है, या फॉरेन रेमिटेंस के फॉर्म में पैसा जो आपके पास आ रहा है। हमने एफडीआई को भी उसके अंदर शामिल कर दिया, हमने कर्जों को भी उसके अंदर शामिल कर दिया। तो चीज़ों को मैनिपुलेट करने के हम माहिर हैं। और अगर आपने फिच को ही ब्रीफिंग देनी है या फिच जो है वो इस तरह की खबरें फैलाएगा, तो हमारे जो अदारे हैं जैसे पाइड है वो क्या काम कर रहे हैं, या अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो भी काम कर रहे हैं, तो उनके काम को आप क्यों नहीं सराहते या उनसे क्यों आप हेल्प नहीं लेते कि वही पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करके चीज़ों को सीधा करने की कोशिश करें। लेकिन चूँकि हमारे वो लोकल लोग हैं और वो उनको तो पता नहीं है, जो लोग बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो लोग बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्हीं को सारा पता होता है। भाई बात ये है कि हम एक चाय पीने वाली, पान खाने वाली इकॉनमी है। तो हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारा लोकल बंदा होगा वही ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, बजाय कि बाहर से कोई बंदा हम इम्पोर्ट करें। और हमारी अहलियत ये है कि हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम PIA को प्राइवेटाइज कर दें, और अभी तक ऐसा हम कर नहीं सके। क्योंकि अब कुछ खबरें मिल रही हैं, कुछ कंपनी जो है उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि 202 अरब रुपये का खसारा जो है वो नई कंपनी को चला जाएगा। शिकारी जब होगी तो उसके मुताबिक 146 अरब के असासे हैं वो भी उस नई कंपनी को शिफ्ट हो जाएगा। साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि 202 अरब का खसारा जो है उस कंपनी को चला जाएगा। अब अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर जाहिर सी बात हम स्टील मिल की तरफ आएंगे, उसको प्राइवेटाइज करेंगे। कुछ जो एयरपोर्ट्स थे तकरीबन वो भी सारे हमने आउटसोर्स कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हम ढूंढेंगे पाकिस्तान के अंदर से कि इनको बेचा जा सके, ताकि बकौल इनके मुल्क को स्टेबल किया जा सके, मुल्क को जो वाइट एलिफेंट्स हैं उससे जान छुड़ाई जा सके, और मुल्क को तरक्की पे लाया जा सके। ये सारी बातें कहने को बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाएंगे
और अपने मुल्क का जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि तरक्की का ख्वाब आपका पूरा हो सकेगा। बाकी आप अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।